नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ने वाले हैं। पहला आता है प्लेटो। प्लेटो एक मौलिक चिंतक के रूप में विख्यात है। उनकी रचनाओं का नाम है द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज। होमर प्लेटो का समकालीन कवि था। प्लेटो कविताओं को उपयोगितावाद की दृष्टि से देखते हैं। कविता अगर समाज या देश के लिए कोई उपयोग नहीं रखता है तो उसका कोई मतलब नहीं। एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो, अन्यथा एक स्वर्णजित चमचमाती हुई ढाल भी असुंदर है यदि उसका कोई उपयोग नहीं है। अब प्लेटो ने साहित्य के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए उस पर अनेक आक्षेप किए। उनका कहना है काव्य अनुकरण का अनुकरण है, यानी एक जगत में एक चीज़ है जो ईश्वर निर्मित है, उसका अनुकरण कवि करते हैं। यानी ये सत्य में एक आइडिया होते हैं और उसे जो निर्मित करते हैं वो ईश्वर निर्मित करते हैं और कवि उसका अनुकरण करते हैं। यानी जो है वो थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी से वो 2 गुना दूर रहता है। कविता जगत की अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से 2 गुना दूर है। कविता भावों का उद्वेलन कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाती है। कविता अनुपयोगी है, कवि का महत्व एक मोची से कम है। काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है। प्लेटो के अनुसार काव्य के 3 प्रयोजन हैं: सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण और राष्ट्रोत्थान। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्लेटो ने काव्य और कविता का पूरी तरह से विरोध किया है। अगला है अरस्तु। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। उनके ग्रंथ का नाम है पोएटिक्स यानी काव्यशास्त्र, रिटारियस भाषण शास्त्र। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा और इसे दार्शनिक, राजनीतिक एवं नीति शास्त्र के बंधन से मुक्त कर दिया। उनके शब्दों में आर्ट इज़ द इमिटेशन ऑफ नेचर, अर्थात कला प्रकृति की अनुकृति है। प्रकृति से उनका अभिप्राय जगत के बाह्य गोचर रूप के साथ साथ उसके आंतरिक रूप, काम, क्रोध आदि मनोविकार आदि से भी है। अरस्तु ने हूबहू नकल को अनुकरण नहीं माना। उनके अनुसार प्रकृति के अनेक दोष और अभाव की अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। यानी जो नेचर या प्रकृति करने के लिए बाकी रखा है उसे पूरा करना कवि का कर्तव्य होता है। जनरली आर्ट पार्टली कंप्लीट्स व्हाट नेचर कैनॉट। नेचर जो पूरा नहीं कर सकता वो काव्य पूरा कर देते हैं। अनुकरण सिद्धांत का विरोध क्रोचे के सहजानुभूति सिद्धांत से भी है, क्योंकि क्रोचे के अनुसार कला मूल रूप में कलाकार के मन में घटित होती है और वह सहजानुभूति है, जबकि अरस्तु के अनुसार ये कल्पनातीत है, यानी ये अनुकरण है। उनका विरोध इस क्रोचे के सिद्धांत, सहजानुभूति सिद्धांत से भी है। अगला अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। विरेचन मूलतः कथार्सिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है रेचन, परिशुद्धि या निष्कासन। ये शब्द चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। रेचक औषधियों द्वारा शारीरिक विकारों को शरीर से निकालकर शरीर को शुद्ध करने की क्रिया विरेचन कहलाते हैं। साहित्य पर विरेचन सिद्धांत को लागू करने का श्रेय अरस्तु को है। प्लेटो ने काव्य एवं कला पर आरोप लगाया था कि इससे हमारी दूषित वासनाएं और कामवृत्ति उत्तेजित होती हैं। लेकिन अरस्तु का मत है कि यदि हमारे मन में करुणा और भय आ जाए तो हानिकारक होते हैं। दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को निकास का अवसर मिल जाते हैं। ट्रेजेडी
यानी ट्रेजेडी देखने से हमारे मन की जो भय और कुंडा है वो सब निकल जाते हैं। ट्रेजेडी एक क्रिया है जो हम में करुणा और भय की भावना जागृत करके हमारी भावनाओं को बाहर निकालने का मार्ग प्रस्तुत करती है। यानी हमारे मन में भय वो सब बहुत भरकर रहे तो हमारे मन के लिए वो अच्छा नहीं है। तो हम ट्रेजेडी देखकर हमारे मनोविकारों को बाहर निकाल देते हैं तो ये मन का विरेचन हो जाता है, हमारा मन क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। अगला है वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। प्रसिद्ध अंग्रेज कवि विलियम वर्ड्सवर्थ एक कवि के रूप में विख्यात है। आधुनिक काल के छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की भांति वर्ड्सवर्थ ने भी प्रकृति निरीक्षण से कविता की ओर अपने झुकाव को व्यक्त किया है। 1795 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ एक अन्य कवि कॉलरिज के संपर्क में आए और दोनों ने मिलकर ऐसी नवीन रचनाएं प्रस्तुत की है जो तत्कालीन युग की मांग थी। इन दोनों की रचनाओं का संकलन लिरिकल बैलाड्स नामक संग्रह में 1798 में प्रकाशित हुआ। इस संकलन की भूमिका एडवर्टाइजमेंट नाम से वर्ड्सवर्थ ने लिखी, इस भूमिका में इस संग्रह में संकलित कविताओं की विषय वस्तु और काव्य भाषा पर विस्तार से प्रकाश डाला गया था। 1800 ईस्वी में लिरिकल बैलाड्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने एक लंबी भूमिका प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स नाम से जोड़ी, जिसमें उन्होंने अपने आलोचकों द्वारा उठाए प्रश्नों शंकाओं का सटीक उत्तर दिया। कॉलरिज पहले वर्ड्सवर्थ के विचारों से सहमत थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में प्रकाशित है, उसमें वर्ड्सवर्थ के विचारों का खंडन किया। भले ही कॉलरिज एवं अन्य आलोचकों ने वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी विचारों से असहमति व्यक्त की है, किंतु अंग्रेजी समीक्षा में वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलाड्स की भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ड्सवर्थ ने परंपरागत काव्य भाषा एवं काव्य शैली का तीव्र विरोध किया। वर्ड्सवर्थ ने कविता के लिए स्वाभाविक एवं प्रकृत भाषा का जोरदार समर्थन किया। वर्ड्सवर्थ कृत्रिमता के स्थान पर सरलता को शैलीगत सौंदर्य मानते हुए उन्होंने कृत्रिम भाषा को त्याग कर सरल भाषा पर बल दिया। उनसे पूर्व कवियों ने भाषा को अस्वाभाविक, बोझिल, आडंबरपूर्ण एवं कृत्रिम बना दिया था, जिसका पुरजोर विरोध वर्ड्सवर्थ ने किया। वर्ड्सवर्थ ने काव्य की विषय वस्तु के लिए जिस प्रकार ग्रामीण जीवन का समर्थन किया, उसी प्रकार ग्रामीण जीवन की दैनिक बोलचाल की भाषा का काव्य में प्रयोग करने का समर्थन भी किया। वर्ड्सवर्थ ने गद्य और पद्य में समान भाषा को प्रयोग की वकालत की। वर्ड्सवर्थ कविता को स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स अर्थात प्रबल भावावेगों का स्वच्छंद प्रवाह मानते थे। प्रबल भावों की भाषा अतः भव्य, सजीव एवं चित्रात्मक होगी। जब कोई कवि यश की कामना से काव्य रचना करता है, तब भाषा में आडंबर, कृत्रिमता, समास, अलंकार, जटिलता, उक्ति, वैचित्र्य आदि का समावेश होता है। यह भाषा सहज नहीं होती, अतः काव्य के लिए इसे वर्ड्सवर्थ अनुपयुक्त मानते हैं। वर्ड्सवर्थ यद्यपि छंद को कविता के लिए अनिवार्य नहीं मानते, तथापि छंद की महत्ता एवं शक्ति को स्वीकार करते हैं। एक महाकवि की अंतर्दृष्टि वर्ड्सवर्थ के विचारों में विद्यमान थी, यह निस्संदेह कहा जा सकता है, भले ही उसके विचारों का पर्याप्त विरोध कॉलरिज एवं अन्य आलोचकों ने किया है। कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत। अंग्रेजी साहित्य में सैमुअल टेलर कॉलरिज एक प्रतिभा संपन्न कवि एवं समालोचक के रूप में विख्यात है। इनकी आलोचनात्मक कृतियों का नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। कॉलरिज ने उक्त ग्रंथों में वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए उनसे असहमति व्यक्त की।
उन्होंने ना तो सैद्धांतिक आलोचना के नियम बनाए और न ही किसी नवीन सिद्धांत का निरूपण किया। कॉलरिज की अवधारणा है, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का निर्माण विभिन्न अंग मिलकर करते हैं, उसी प्रकार भाव, शब्द, अर्थ, बिंब, अलंकार, छंद आदि मिलकर काव्य की सृष्टि करते हैं। उनके सहभाव से ही काव्य निर्मित होता है, अलग अलग अंगों से नहीं। उनका यह विचार वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक एवं अभिव्यंजनावाद के जनक क्रोचे से मेल खाता है। कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के प्रमुख तथ्य हैं। कॉलरिज की मान्यता है कि कल्पना द्वारा ही काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और सजीव बनता है। कल्पना के बल पर कवि अपनी कविता में हृदय को स्पर्श करने वाली क्षमता पैदा कर पाता है। कल्पना शक्ति हृदय और बुद्धि, अंदर जगत और बहिर्जगत का समन्वय करती है तथा इसके द्वारा विचार भी सरल हो जाते हैं। कॉलरिज ने कल्पना और ललित कल्पना के अंतर को स्पष्ट किया। उसके अनुसार कल्पना आत्मिक होती है, जबकि ललित कल्पना यांत्रिक होती है। कल्पना का संबंध आत्मा और मन से है, जबकि ललित कल्पना मस्तिष्क से। कॉलरिज के अनुसार कल्पना की महत्ता और क्षमता अपरिमित है। कवि उसका प्रयोग चरम उत्कर्ष के क्षणों में ही कर पाता है। कल्पना पदार्थ और मन के बीच के अंतर को मिटाती है। कलाकार कल्पना के द्वारा जीवन का सजीव रूपांतर और सृजन कर सकता है। अगला है, आइए रिचार्ड्स का मूल्य सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत। पाश्चात्य काव्य समीक्षकों में आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचार्ड्स का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। 1893 में जन्मे रिचार्ड्स अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी प्रोफेसर के रूप में अनेक वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने लगभग 1 दर्जन ग्रंथ लिखे, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। रिचार्ड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य के क्षेत्र में आए थे, अतः उनके काव्य सिद्धांत मनोवैज्ञानिक आधार पर सिद्ध है। अभी उनके 2 सिद्धांत विशेष उल्लेखनीय है, मूल्य सिद्धांत एवं संप्रेषण सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत अथवा उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहे जा सकते हैं, जबकि संप्रेषण सिद्धांत को संप्रेषणीयता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। उनका मूल्य सिद्धांत। रिचार्ड्स से पहले प्रोफेसर ब्रेडले ने काव्य की सौंदर्यानुभूति का समर्थन करते हुए उसे जीवन से भिन्न माना, किंतु रिचार्ड्स ने उनकी इस मान्यता का खंडन करते हुए कला और काव्य का जीवन मूल्यों से घनिष्ठ संबंध स्वीकार किया। उनका कहना है, काव्य रचना एक मानवीय प्रक्रिया है, अतः उनके मूल्य का वही मान होना चाहिए जो मानवीय मूल्य क्रियाओं का होता है। रिचार्ड्स कला के लिए सिद्धांत के विरोधी है। उनका कहना है, कला जीवन के लिए है। उनका काव्य भाषा सिद्धांत इस प्रकार आता है। संप्रेषण सिद्धांत के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि काव्य में संप्रेषणीयता बहुत आवश्यक है। किसी अन्य की अनुभूति को अनुभव करना ही संप्रेषणीयता है। कवि अथवा काव्य का अंतिम एवं सर्वोपरि लक्ष्य भी पाठक को रस दशा में पहुंचाना है। यह काव्य संप्रेषण द्वारा होता है, जिसका प्रमुख साधन भाषा है। रिचार्ड्स के काव्य भाषा सिद्धांत के प्रमुख बिंदु हैं। रिचार्ड्स का मत है कि काव्यानुभूतियों का संप्रेषण भाषा के माध्यम से होता है, अतः काव्य भाषा ऐसी होनी चाहिए जो संप्रेषण कर सके। काव्य भाषा भाव का अर्थ करती है। अर्थ और भाव के 3 संबंध रिचार्ड स्वीकार करते हैं। जहाँ अर्थ ही भाव का बोधक होता है, जहाँ अर्थ ही भाव की अनुभूति का सूचक होता है, जहाँ प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक बन जाता है। रिचार्ड संप्रेषण को स्वाभाविक व्यापार मानता है, जिसके लिए कवि को सजग रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सजग रहने से काव्य में कृत्रिमता आ जाती है।
रिचर्ड्स का मत है कि कला का उद्देश्य मानव के आवेगों में संगति, संतुलन एवं समन्वय स्थापित करना है। साहित्य मानव को मानव के निकट लाता है, परस्पर सहयोग के लिए प्रेरित करता है तथा उस मनस्थिति का निर्माण करता है जिसमें आवेगों में संतुलन स्थापित हो और विरोध विषमता से दूर हो। चार्ल्स का मूल्य सिद्धांत एवं काव्य भाषा सिद्धांत समालोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है तथा आधुनिक पाश्चात्य समीक्षकों में अत्यंत प्रासंगिक है। अगला है टी.एस. इलियट का काव्य सिद्धांत। थॉमस स्ट्रम इलियट बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जन्म सेंट लुई अमेरिका में हुआ था, किंतु शिक्षा पेरिस और लंदन में हुआ। उन्हें 1948 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इलियट की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, जिसमें साहित्य की आधारभूत एवं मौलिक समस्याओं पर प्रभावी ढंग से विचार किया। इलियट के व्याख्यानों, निबंधों एवं लेखों में उनके समीक्षा संबंधी विचार बिखरे पड़े हैं, जिसके संकलन का नाम है द सेक्रेड वर्ल्ड 1920, सेलेक्टेड एसेज 1917-32, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, पोएट्री एंड ड्रामा, द थीसिस ऑफ पोएट्री, ऑन द पोएट्री एंड पोएट। समीक्षा के क्षेत्र में इलियट के विचारों ने एक क्रांति उत्पन्न कर दी। उसके विचारों ने पाश्चात्य समीक्षा को झकझोर दिया। उनके विचार विवादास्पद भी रहे हैं। इलियट ने स्वयं को क्लासिकवादी कहा है। महान कवि के लिए क्लासिक होना अनिवार्य है। महान कवि केवल एक विधा की पराकाष्ठा तक पहुंच पाता है, जबकि क्लासिक कवि एक विधा को ही नहीं अपितु अपने समय की भाषा को पराकाष्ठा तक पहुंचा देता है। इलियट ने समीक्षा के क्षेत्र में अनेक सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए। उसमें 3 पक्ष है: निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध समीकरण का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा सिद्धांत। रूसी रूपवाद। रूपवाद का उद्भव रशिया में हुआ, इसलिए उसे रूसी रूपवाद कहते हैं। रूस में रूपवादी समीक्षा का सूत्रपात 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुआ और 20वीं सदी के अंतिम वर्ष तक साहित्य समीक्षा को यह आंदोलन करती रही। उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं: रूपवाद एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है, किंतु उसके पीछे विज्ञान और तकनीक का परोक्ष प्रभाव है। साहित्याध्ययन जब समाज में निरपेक्ष दृष्टि से किया जाने लगा, तब साहित्य के अध्ययन की प्रत्ययवादी अवधारणाएं समाप्त हो गई और समीक्षा पूर्णतः भाषागत हो गई। संरचना, उत्तर संरचना, विरूपीकरण, अनुपस्थिति की तलाश और नई समीक्षा आदि साहित्याध्ययन की पद्धतियाँ रूपवादी ही है। रूपवादी समीक्षा के 2 केंद्र हैं, मॉस्को और पेट्रोग्राड है। अपरिचित से परिचित होना। काव्य में दिन प्रतिदिन की भाषा अपरिचित बनाई जाती है। भाषा का यही नयापन ही रूप है। निश्चय ही रूपवाद साहित्य की परंपरागत प्रचलित दृष्टि को नकारता है। नई समीक्षा। नई समीक्षा का विकास 20वीं सदी के आरंभ में एक आंदोलन के रूप में पहले अमेरिका में और फिर यूरोप में हुआ। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर स्विनगार्न ने 1910 में किया, किंतु इसके प्रवर्तन का श्रेय जॉन कॉरेंसन को दिया जाता है, जिन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म का नाम इसे दिया। नई समीक्षा एक आंदोलन है जिसमें किसी भी कृति की समीक्षा कृति के आधार पर किए जाने का आग्रह है। जहाँ अभिजातवादी, शास्त्रवादी, मनोविज्ञानवादी आदि अस्तित्ववादी आंदोलन कृतिकार को अधिक महत्व देते हैं, वही नई समीक्षा कृति को विशेष महत्व देते हैं। अगले क्लास में फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।